बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेजोनेंस क्या चीज़ है और इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो रेजोनेंस ऑकर इन अ सर्किट दैट कंटेन्स बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर। तो ये ज़रूरी है कि सर्किट जो है इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मौजूद हों। सिर्फ उस कंडीशन में रेजोनेंस का जो फिनोमेना है वो इसके अंदर मौजूद होगा। अब ये देखिए, ये सीरीज सर्किट है लेकिन इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद है। इसी तरह ये पैरेलल सर्किट है और इसमें भी इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद है। तो ये प्रॉपर कंडीशन में ये सर्किट में रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो मौजूद हो सकता है या आ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इस है। The phenomena, यानी जो resonance phenomena may be described as the condition existing in when a fixed amplitude sinusoidal forcing signal produces a response of maximum amplitude। मतलब ये है कि इस सर्किट में अगर तो रेजोनेंस का फिनोमेना इसमें अगर हो मौजूद हो, उस केस में क्या होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट आप इनपुट अगर दे रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट सिग्नल आपको मिल सकता है। तो आइए अब सीरीज सर्किट के केस में, अब ये सीरीज रेजोनेंस है, इसलिए हमने इसको फेजर डोमेन में लिख लिया। आई होप आपको अब आइडिया हो चुका होगा कि एल को हम जे ओमेगा एल लिखते हैं और सी को माइनस जे ओवर ओमेगा सी या 1/, जे ओमेगा सी लिखते हैं। अब इस सर्किट में हम वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू ये टोटल इम्पीडेंस जो है, तो आई इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल और माइनस जे ओवर ओमेगा सी। तो ये वोल्टेज इक्वेशन आ गया यहाँ पे। और यहाँ से हम इम्पीडेंस, आपको पता है वी ओवर आई जो है वो इम्पीडेंस होता है, तो वी ओवर आई निकालने के लिए हम इसको अगर यहाँ से डिवाइड करें तो ये टर्म बाकी रह जाएगा, तो इसको हम इम्पीडेंस कह रहे हैं। तो Z इम्पीडेंस, या इसका एक और भी नाम हमने अब पढ़ा, इससे पहले पढ़ा है, वो है ट्रांसफ़र फंक्शन के केस में इसको H ओमेगा से जाहिर करते हैं, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन यानी आउटपुट ओवर इनपुट वो यहाँ से जाहिर करता है, या ट्रांसफ़र फंक्शन वोल्टेज ओवर करंट भी है। तो ये अब R प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे ओमेगा सी के बराबर ट्रांसफर फंक्शन आ गया या इम्पीडेंस। अब इसको अगर हम जे कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म बन गया। तो ये रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है जिसके साथ जे है। अब ये कह रहा है कि रेजोनेंस इज अ कंडीशन दैट ऑकर्स इन एन आरएलसी सर्किट व्हेन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज ज़ीरो। तो रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि ये जो यानी इफ़ेक्ट ऑफ इंडक्टर कैंसिल हो जाए इफ़ेक्ट ऑफ कैपेसिटर से, यानी ये टर्म जो है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो उस केस में ही रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये हमने देखा कि एट रेजोनेंस ये ज़रूरी है कंडीशन कि ओमेगा एल शुड बी ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी ये 0 के बराबर हो गया। अच्छा, अब अगर हम एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जिस पे जाके ये बराबर हो जाते हैं दोनों, उसको हम कहते हैं ओमेगा नॉट। सो द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एट विच द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस बिकम्स 0, यानी 0 हो गया, एंड द टोटल इम्पीडेंस बिकम रेजिस्टिव। ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, यानी जब ये टर्म ज़ीरो हो जाए तो ये तो ख़त्म हो गया, तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टिव हो गया। और उस कंडीशन को फिर हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा नॉट, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये फिनोमेना हो उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर अब ओमेगा को ओमेगा नॉट से हम रिप्लेस करते हैं जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी।
और इसको मैनिपुलेट कर लें, ओमेगा को उधर ले जाएं, एल को यहाँ पे लेकर आएँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC और ओमेगा नॉट इज √1/LC और ये आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गए। अब यहाँ पे एक आपको याद रखने वाली चीज़ है कि दिस फिनोमेना इज वैलिड इफ द सर्किट इज ए सिंपल सीरीज सर्किट और सिंपल पैरेलल सर्किट। कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। और इसको अगर इंस्टेड ऑफ रेडियंस अगर आप हर्ट्स में लेना चाहें तो आपको पता है ओमेगा नॉट इज 2πf, तो एफ नॉट के लिए 2π यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं कि रेजोनेंस पे क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या इससे हम नतीजा निकाल सकते हैं। नंबर 1, इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। ये हमने देखा, ये अगर टाइम ये 0 हो जाए तो ज़ाहिर है इम्पिडेंस जो है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। और द वोल्टेज एंड करंट्स आर इन फेज। अब चूँकि ये प्योरली रेजिस्टिव है तो इसलिए हमें पता है कि वोल्टेज और करंट्स इन फेज हो जाएंगे। द ट्रांसफर फंक्शन जेड ओमेगा एच ओमेगा इज इक्वल टू जेड ओमेगा इज मिनिमम। ज़ाहिर है इसके वैल्यू मिनिमम है क्योंकि ये टर्म तो ख़त्म हो गया, इसलिए ये मिनिमम वैल्यू पे है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेजेस कैन बी मच मोर देन दी सोर्स वोल्टेज। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे है या यहाँ पे, वो इस सोर्स वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं, और यही रेजोनेंस का कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। कि हमने ये देखा कि एट रेजोनेंस आई इज इक्वल टू Vm/Z, और Z में ये टर्म ख़त्म हो गया तो R हो गया, सो Vm/R। ये सिर्फ एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और VL हमें पता है IjωL, और I की जगह पे हम अब ये वैल्यू डाल देते हैं Vm/R, तो jωL आ गया। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में Vm ओमेगा नॉट L एट रेजोनेंस, J ख़त्म हमने कर दिया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो, और ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट लिख दिया। अब अगर हम ये टर्म जो है ओमेगा नॉट L/R को हम Q से ज़ाहिर करें, ये एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर भी कहलाता है। तो ये देखें कि Q टाइम्स Vm, यानी Vm अगर 10 वोल्ट है और Q के वैल्यू फ़र्ज करेंगे 5 है तो ये 50 वोल्ट हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं, यहाँ हमने कहा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर वोल्टेजेस कैन बी मच मोर डिपेंडेंट ऑन द Q टाइम्स। और Q को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? विद द वैल्यू ऑफ L, विद द वैल्यू ऑफ R एंड विद द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। इसी तरह कैपेसिटर के केस में भी हम लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, कैपेसिटेंस वोल्टेज इज Vm/R, और ये 1/ωc, और ये भी Q टाइम्स Vm, यानी कैपेसिटर वोल्टेज भी Vm से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब हम इस सर्किट के करंट को देख लेते हैं कि एट रेजोनेंस या इसके करंट के प्लॉट किस तरह से होगा। तो करंट इज़ V/Z, ये हमारे पास Z की वैल्यू है। अब इसके अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये इमेजिनरी टर्म्स को हम स्क्वायर से जाहिर कर लेते हैं। आई होप यू नो दिस। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला। और अगर हम अब इसको प्लॉट करें तो आप देखिए कि ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि Vm/R मैक्सिमम वैल्यू, तो ओमेगा नॉट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। उससे पहले ओमेगा L वाला टर्म जो है वो डोमिनेट करे या ओमेगा C डोमिनेट करे, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू आपको मौजूद होगा। तो इसलिए जो आप ओमेगा से दूर हटते जाएंगे तो ये करंट के मैग्नीट्यूड विल रिड्यूस बिकॉज Z इज़ इंक्रीजिंग। इसी तरह उसके बाद वाले फिनोमेना में भी यही होगा। तो दिस इज दी करंट प्लॉट। अब आइए हम एग्जाम्पल करते हैं एक। For the given circuit, determine the resonance frequency, voltage across each element at resonance, and find the quality factor. तो
हमने ये फार्मूला हमें याद है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट इज़ 1/√LC। सिर्फ इस सर्किट से हमने प्लग इन कर देने हैं वैल्यूज़, एल की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया 2000 रेडियंस पर सेकेंड। तो पहला सवाल आ गया। अब आप आ जाएं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमें ये पता है आई इज इक्वल टू V/Z, और Z जो है वो एक्चुअली R बन जाता है। तो ये करंट हमारा निकला है 10, दिस इज द वोल्टेज 10/R, तो 5 एम्पेयर करंट आ गया। अब ये करंट हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ से हमने वोल्टेज अक्रॉस R और L मालूम करने हैं। तो ये वोल्टेज अक्रॉस R सिंपल V/IR हो गया। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर j⍵Li। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दें यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, और आई की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये 250 वोल्ट एंगल 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे 10 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो 250 वोल्ट हमें मिल रहा है। और इसी तरह इंडक्टर के क्रॉस ये था, और कैपेसिटर के क्रॉस भी उसी तरह 1/j⍵C फार्मूला लगा देंगे आई इंटू। तो ये वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करें तो यहाँ पे भी आपको 250 एंगल -90 ये इसके वैल्यू है। तो ये आप देख रहे हैं दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, अलबत्ता फेज एंगल में 180 डिग्री का फ़र्क है। अब आते हैं हम तीसरा जो है क्वालिटी फैक्टर Q। ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है ओमेगा नॉट L/R। ये पिछले स्लाइड में हमने निकाला था। यहाँ पे भी आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये 25 क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो बेसिकली आप ये देखें, ये जो निकाले हैं ये क्वालिटी फैक्टर से भी आप मल्टीप्लाई कर दें। पहले ये निकाल लेते और फिर हम QVM कर लेते, तो तब भी यही आंसर हमारे पास आ जाता। और द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड ऑकर्स एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर जो है वो दैट विल ऑकर, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है Vm/R, या करंट की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। द डिसिपेटेड पावर इज़ हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एट फ्रीक्वेंसीज W1 एंड W2। अब ये दो फ्रीक्वेंसीज जो है W1 और W2, इसमें पावर ये हाफ पावर पॉइंट एक्चुअली कहलाता है, या 0.707 Vm/R। तो ये हाफ पावर तब है जब फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2 है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है वो हम देखेंगे आगे बाद में। सो द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर ω1 इज़, ये इसका फार्मूला है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की। हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। It can be shown that the resonant frequency ω0 is equal to √ω1 multiplied by ω2। और एक टर्म यूज होता है बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ इन अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी के दरमियान है, यानी इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ω2 माइनस ω1, तो ये जो गैप है, ये जो लेंथ है, इसको कहा जाता है बैंडविड्थ। और इसी तरह बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में भी एक रिलेशन है जो कि इस फार्मूले से शो किया जा सकता है। इससे पहले हमने क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला निकाला था, ये एक और फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। और यहाँ पे देखें कि बैंडविड्थ और जो इसका एम्पलीट्यूड है उसमें फ़र्क है। देखिए, जितना बैंडविड्थ आप बढ़ाते जाएंगे उतने ही ये कर्व नीचे की तरफ जो है ये आता जाएगा ये। तो इसलिए अगर बैंडविड्थ कम हो तो Q की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो Q की वैल्यू कम है।
और वो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। A resonant circuit is said to be high Q circuit when Q is greater than 10. So इस Q के वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा हो तो इसको हाई Q सर्किट कहा जाता है, और इसको बहुत सिलेक्टिव सर्किट भी कहा जाता है कि आप सिर्फ इतने से पोर्शन में कोई फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। So high Q we can approximate omega 1 is approximately equal to omega नॉट माइनस बी ओवर बी, यानी जो ये फ्रिक्वेंसी है उसको हम ओमेगा नॉट माइनस ये जो बैंडविड्थ है इसका हाफ है ये, तो माइनस ये लोअर साइड पे और प्लस अपर साइड पे, तो ये भी आपने याद रखना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो आइए हम ये सवाल करते हैं। इसमें हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करना है सर्किट के लिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मालूम करने हैं, क्यू फैक्टर मालूम करना है, और बैंडविड्थ मालूम करना है, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट ये 3 फ्रीक्वेंसीज पे मालूम करना है। आइए सबसे पहले हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। ये हमें फार्मूला पता है, ओमेगा नॉट इज़ 1 ओवर अंडर रूट एल सी। तो एल और सी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो ये 50 किलो रेडियंस पर सेकेंड आ गया। अब उसके बाद हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मालूम करना है, यानी ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अब इसके लिए 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास। एक फार्मूला ये ज़रा बड़ा सा है ये, और एक ये है, ये छोटा है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि Q ग्रेटर देन 10 हो, तब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले हम Q निकाल लेते हैं ताकि हम पता कर सकें कि हमने इस फार्मूले को लगाना है या इसको लगाना है। तो Q का फार्मूला ये है फॉर दिस सर्किट, ओमेगा नॉट L ओवर R, और ये वैल्यूज़ हमने ओमेगा नॉट L और R के पुट कर दिए। इसकी एक और भी फार्मूला है C के साथ, वो हम आगे देखेंगे। तो बहरहाल दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो Q यहाँ पे निकला है 25। अब 25 Q, इसका मतलब Q ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये कंफर्म हो गई यहाँ पे। तो अब उसके अलावा अब इसमें हमें एक और भी चीज़ चाहिए। ओमेगा नॉट तो हमने मालूम कर दिया, लेकिन B चाहिए जो बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ के ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा, बैंडविड्थ इज ओमेगा नॉट ओवर Q। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया ओमेगा नॉट और Q के, तो बैंडविड्थ हमें 2 किलो रेडियंस पर आ गया। अब आइए हम कुछ पार्ट बी की तरफ चलते हैं। चूँकि हमने Q मालूम कर लिया है विच इज़ ग्रेटर देन 10, देयरफॉर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। B भी हमने मालूम कर लिया था, तो B बस 2। तो वैल्यूज़ ये पुट करके हमें दो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने मालूम कर दिया। और आखिर में हमने करंट मालूम करना है, डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमें पता है, आई इज इक्वल टू वी एम ओवर आर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे करंट जो है वी एम ओवर आर है, तो वैल्यूज पुट कर दिया, 10 एम्पेयर हो गया। और एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे जो इसका मकदार है वो 0.707 वी एम ओवर आर, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वी एम ओवर अंडर रूट 2 ओवर आर। तो ये हमने लिख लिया वी एम ओवर अंडर रूट 2 ओवर आर, और इनके वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये आंसर आ गया 7.071 एम्पेयर। और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C that will produce a quality factor Q of 50. Find W1, W2 and B and determine the average power dissipated at omega is equal to 0, 1 and 2.
तो ये हमें Q का फार्मूला हमें याद है, ये दोनों फार्मूलाज Q के लिए एप्लीकेबल है, जो मर्जी आप इस्तेमाल करने। यहाँ चूँकि L की वैल्यू गिवन है तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। सो Q 50 और ये ओमेगा नॉट हमें नहीं मालूम, L मालूम है, R मालूम है, तो यहाँ से हमने पहले ओमेगा नॉट मालूम कर दिया। अब जब ओमेगा नॉट मालूम कर लिया तो यहाँ से हम इस वाले फार्मूले को लगा के C की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो Q इज़ 1 ओवर ओमेगा नॉट सी आर, तो यहाँ से C विल बी 1 ओवर ओमेगा नॉट आर क्यू, और इनके वैल्यूज हम पुट करके तो हमें C मालूम हो गया 0.625 माइक्रोफैरेड। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, B इज़ ओमेगा नॉट ओवर क्यू। अब ये फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे, या बाज़ दफ़ा टीचर ये सवाल के साथ दे देते हैं फार्मूलाज, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो अब ये यहाँ पे भी आप ये वैल्यूज पुट करके, तो B आ गया 160 रेडियंस। चूँकि Q ग्रेटर देन 10 है तो हम ये आसान वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ से हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के वैल्यूज़ यहाँ से मालूम हो गए। अब पावर पे आ जाते हैं। एवरेज पावर डिसिपेटेड इज हाफ इंटू आई स्क्वेयर आर, एवरेज पावर का ये फार्मूला है। एट रेजोनेंट हमें पता है आई इज़ वी एम ओवर आर, तो वो वैल्यू हमने पुट कर लिया, तो पावर आ गया वी एम स्क्वेयर ओवर आर, और वी एम इस सवाल में दिया हुआ है 100, तो वो वैल्यू आप पुट कर दें बाकी यहाँ से। तो पावर आ गया 1.25 किलोवाट एट ओमेगा नॉट। अब बाकी पॉइंट्स पे क्या होगा, हाफ पावर पॉइंट्स पे, तो पावर सिंपली आप, चूँकि इसका नाम ही हाफ पावर पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि पावर हाफ हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों हाफ पावर पॉइंट्स पे, ओमेगा 1 पे और ओमेगा 2 पे यही पावर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि किस तरह से सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स के सवाल सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।